नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम भारतीय न्याय संहिता 2023 एक्ट नंबर 45 की बात। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा चैप्टर 1 पढ़ाया था मैंने। चैप्टर 1 का आपको प्रीलिमिनरी बताया था, प्रीलिमिनरी सेक्शन 1 बताया, सेक्शन 1 मैंने शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट बताया था और उस पर कमेंसमेंट इसमें है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन बताया था। सब सेक्शन 1 में अपन ने उसका नेम देखा था। सब सेक्शन 2 में हमने देखा था उसका कमेंसमेंट 1 जुलाई को हुआ था जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। सब सेक्शन 3 ने कहा विद इन इंडिया, सब सेक्शन 4 का बियॉन्ड इंडिया, सब सेक्शन 5 कहता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंड सब सेक्शन 6 कहता है मैं हूँ आपका सेविंग्स। आज हम चलते हैं डेफिनेशन क्लूज की तरफ। आइए थोड़ा सा डेफिनेशन क्लूज पढ़ते हैं। हम बात करते हैं यहाँ के सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लूज दी गई है। सेक्शन 2 का ए आप देखेंगे अल्फाबेटिकल है, ए यानी एक्ट। व्हाट डू यू मीन एक्ट? तो आज हम देखते हैं एक्ट क्या होता है। तो 2 का ए कहता है मैं हूँ आपका एक्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको कार्य। देखो इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि जब हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 का हमने सब सेक्शन नंबर 3 पढ़ा था, तब भी अपन ने पढ़ा था विद इन इंडिया कोई एक्ट और ओमिशन करते हो तो इंडिया में लाइबल होगा, पढ़ा था ना अपन ने शुभी, ऐसा है ना। तो ये एक्ट क्या है? तो एक्ट का मतलब होता है प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और यहाँ पे एक्ट का मतलब क्या लिखा है? यहाँ एक्ट का है डिनोट्स ऑल सीरीज ऑफ एक्ट एंड सिंगल एक्ट। क्या का एक्ट में सिंगल एक्ट भी होता है, सीरीज ऑफ एक्ट हो सकता है। तो ये एक्चुअली होता है क्या? तो ऑब्लिक करके लिख दीजिए इट्स मीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो पूरा का पूरा BNS कहता है कि आप ऐसा कोई एक्ट या सीरीज ऑफ एक्ट करते हैं जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है तो आपने ऑफेंस किया। जब भी हम ऑफेंस की बात करते हैं और जब भी हम BNS की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले आता है एक्टस रिया और मेंस रिया, राइट। एक्टस रिया और मेंस रिया में मेंस रिया होना मैंडेटरी है, बट कुछ ऐसे ऑफेंसेस भी जब विदाउट मेंस रिया ओनली एक्टस रिया भी पनिशेबल होता है। जैसे कल्पेबल होमिसाइड, सिर्फ नॉलेज है कि वो मर जाएगा, भले आपका इंटेंशन नहीं है तो एक्टस रिया पनिशेबल है। वैसे ही मर्डर का लास्ट पॉइंट जहाँ पे आपका नॉलेज है, माना कि आपका इंटेंशन नहीं है, ठीक वैसे बाइगेमी, आप दूसरी शादी करते हो आपका इंटेंशन नहीं है बट तो एक्टस रिया भी पनिशेबल होता है। तो यहाँ पे कहता है एक्ट में सीरीज ऑफ एक्ट और सिंगल एक्ट भी हो सकता है। और एक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ BNS तो लिखो प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अब ये एक्ट किसने किया? एनिमल ने किया। तो 2 का 2 कहता है एनिमल। अब कहेंगे ऐसे कैसे? याद करने के लिए तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो 2 में आया आपका एनिमल। तो ये एक्ट आपका किसने किया? बी में एनिमल ने किया। अब यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है, ए बी नहीं है, नहीं तो ए बी होता तो याद करना इजी होता, लेकिन अपन को फिर 1 2 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 में आपका एक्ट है और 2 में आपका एनिमल है, लेकिन 1 में ए बी बोलो तो जल्दी जल्दी याद होगी, बी एनिमल तो 2 याद हो जाएगा, फिर 1 2 3 करो आप परेशान हो जाओगे। तो 1 में हमने एक्ट किया, एक्ट हमारा एनिमल ने किया। एनिमल में कौन आता है अदर देन ह्यूमन? तो ह्यूमन एनिमल नहीं है। देखो ये लिखा BNS में लिखा है कि मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग। तो वाई ह्यूमन रेप करता है वो भी इतनी बुरी तरह से, क्यों एनिमल बनता है? फिर खुद कानून कहता है कि हम ह्यूमन एनिमल से डिफरेंट हैं, तो क्यों हम एनिमल जैसी हरकतें कर रहे हैं? हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या का एनिमल कौन? जो मनुष्य मानव जीवन से अलग है। हम बोलते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल, ठीक है। हमें आज से बोलना मैन इज ए सोशल ह्यूमन बीइंग, हम एनिमल नहीं बोलेंगे क्योंकि हम एनिमल जैसे नहीं है। हालांकि एनिमल ज़्यादा समझदार होते सही है, हमें आजकल एनिमल से डर नहीं लगता लेकिन ह्यूमन बीइंग से डर लगता है। तो यहाँ पे आता है आपके पास एनिमल से मानव से भी किसी भी जीवधारी से विपरीत है। तो 2 का 1 आपका एक्ट आता है और 2 में एनिमल करता है। फिर आता है 2C, एनिमल के साथ कौन खेलते हैं? छोटे छोटे बच्चे। आपके घर में छोटा डॉगी है तो उसमें बच्चे खुश होते हैं। तो 2 का 3 कहता है चाइल्ड। तो आइए 2 का 1 चाइल्ड। अब मैंने इसको 2 का 3 चाइल्ड, अब मैंने इसको क्या C बना दिया ताकि C से मुझे चाइल्ड याद हो जाता है, लेकिन आपको 3 करना है चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पे चाइल्ड आ गया। पहले हमारे पास चाइल्ड का कोई मीनिंग नहीं था, पहले हम लोग माइनर वर्ड यूज करते थे। आज माइनर की जगह क्या आ रहा है? चाइल्ड। इसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है इस चाइल्ड का? इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको BNSS के सेक्शन नंबर 144 में। BNSS का सेक्शन 144 जो है ना बेटा, वो है हमारा मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में क्या होता है कि पहले जब मेंटेनेंस की बात आती थी तो माइनर और अडल्ट की बात आती थी कि अगर माइनर आपका लेजिटिमेट चाइल्ड हो चाहे इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, आपको उसका मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अडल्ट हो गए तो अब वहाँ पे माइनर अडल्ट की वजह चाइल्ड वर्ड यूज किया गया कि जब तक वो चाइल्ड है तब तक पेरेंट्स उसका मेंटेनेंस करेंगे, और जब वो चाइल्ड नहीं रह जाएगा यानी बड़ा हो जाएगा तब कौन करेंगे उसके? वो खुद करेगा। लेकिन अगर डॉटर है तो डॉटर चाहे वो चाइल्ड नहीं रह जाती है, लेकिन जब तक उसकी मैरिज नहीं होगी तब तक उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, राइट। तो 2 के 1 में कौन आया हमारे पास? एक्ट। 2 का 2 हमने किया, वो किसको बोला? एनिमल ने किया। और 2 के 3 में एनिमल किसके साथ खेलता है? बच्चों के साथ। तो चाइल्ड, तो चाइल्ड का 18 वर्ष से कम आयु का है। अब देखो यहाँ पर भी चाइल्ड है आपके पास,
और चाइल्ड कहाँ पढ़ते हैं हम जेजे एक्ट में भी चाइल्ड पढ़ते हैं, और वहाँ पर भी चाइल्ड का मतलब होता है जो 18 ईयर से कम का होता है। देन आता है आपके पास 4 कहता है आपका काउंटरफिट। 4 क्या कहता है आपके पास काउंटरफिट। तो आज ही हम चलते 4 के पास काउंटरफिट। 2 का 4 काउंटरफिट कूटकरण। अब देखो हमारे पास एक होता है कूटकरण और एक होती है हमारे पास कूट रचना जिसको बोलते हैं फोर्जरी। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि इंग्लिश में तो एक वर्ड आता काउंटरफिट और दूसरा आता फोर्जरी, लेकिन हिंदी वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, एक आता कूटकरण दूसरा आता कूट रचना। तो करण लड़के का नाम होता है और रचना लड़की का नाम। तो हमारे प्रायोरिटी लड़कों को मिलती है, तो याद रखना हमेशा करण पहले आता है रचना बाद में, तो कूटकरण पहले आता है। अब कूटकरण और कूट रचना काउंटरफिट और फोर्जरी में क्या अंतर है? तो काउंटरफिट जो है ना थिंग्स की हो सकती है, ठीक है, काउंटरफिट पर्सन्स की भी हो सकती है, एक जैसा दूसरे को दिखाई देना भी हो सकता है, कोइंस की भी हो सकती है, लेकिन जो फोर्जरी होती है वो डॉक्यूमेंट्स की होती है, जैसे नकली कागज बना लेना, करके नकली पेज बना लेना, किसी से नकली साइन करवा लेना, है ना, चेक के अंदर एक जीरो बढ़ा देना, जैसे मैंने आपको 10,000 रुपये दिए उसको 1 लाख बना देना, ये सब क्या फोर्जरी होती है। किसी से जैसे अपन सीरियल्स देखते ना, तो जहाँ पे आप एक साइन कराने जाते हो फिर भी एक पेज और डाल देते हो, उस पर साइन करा देते हो, ये फोर्जरी। नशे की हालत में किसी से आप साइन करा देते हो, फोर्जरी। अंधी महिला से अंगूठा लगवा के उसकी जमीन अपने नाम करवा लेते हो, ये फोर्जरी है। लेकिन आप नकली नोट बना लेते हो, है ना, नकली करेंसी बना देते हो, ये हमारा काउंटरफिट है। मतलब एक चीज को उसके जैसी बनाना, दैट इज काउंटरफिट। अब क्या हुआ, जैसे एडिडास के जूते लेके आते हो आप या मंत्रा के कुर्ते लेके आते हो, तो उन्होंने अपने ना फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी नाम दे दिया, क्योंकि अगर फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी नहीं दोगे तो काउंटरफिट का कोई, अपन क्या करेंगे, काउंटरफिट का उस पर केस ठोक देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉपी कहते हैं ये मेरी फर्स्ट कॉपी है, टाइटल की फर्स्ट कॉपी है, आपको चाहिए क्या, बाकी एक्चुअली वो क्या था, काउंटरफिट ही था एक तरह से। अब उसका नाम चेंज कर दिया ताकि ऑफेंस से बच गए। तो काउंटरफिट का मतलब होता है एक थिंग्स के जैसे दूसरे थिंग्स बनाना। वो ठीक वैसी भी हो सकती है, उसकी जैसी भी हो सकती है, एग्जैक्ट होना जो नहीं उसकी जैसी चलेगी। एक्सप्लेनेशन में देखो आपके यहाँ पे आगे देखो कि एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है 1। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, उसके जैसी होनी चाहिए, ठीक वैसी होने की आवश्यकता नहीं। एक्सप्लेनेशन 2 बड़ा कसब है, इसमें शेल प्रिजम्पशन की गई है। कैसी प्रिजम्पशन? शेल। तो आप देखेंगे कि कूटकरण के अंदर आपके पास 2 प्रिजम्पशन है, एक्सप्लेनेशन है 1 और 2। 1 कहता है उसके जैसी चलेगी, ठीक वैसी होना जरूरी नहीं है। बट जो एक्सप्लेनेशन 2 है उसके अंदर शेल प्रिजम्पशन है, और इस शेल प्रिजम्पशन कैसी होती है, रिबटेबल होती है। तो यहाँ से हमारे एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं कि काउंटरफिट के अंदर जो प्रिजम्पशन की जाती है वो कैसी प्रिजम्पशन है। तो शेल प्रिजम्पशन लॉ की प्रिजम्पशन होती है, और ये कैसी होती है, रिबटेबल होती है, खंडनीय होती है, इसका खंडन कर सकते हैं। और ये हम कहाँ पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। ऑब्लिक करके लिखो BSA सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 1 का L, सेल। कैसे याद किया मैंने, 1 का L शेल, तो शेल में आ गई आपकी शेल प्रिजम्पशन, कभी नहीं भूलोगे आप। L फॉर सेल, शेल फॉर शेल प्रिजम्पशन, ठीक है। तो 2 का 1 क्या कहता है, एक्ट किया। 2 किसने किया, एनिमल ने किया। एनिमल ने किसके साथ किया, 2 3 और किसके साथ किया, बच्चे के साथ किया। और बच्चे ने क्या किया, आपका काउंटरफिट किया। ऐसे याद करने का एक वे है। अब आता काउंटरफिट के अंदर एक केस लिखेंगे, स्टेट ऑफ केरल वर्सेस मथई वर्गीस। स्टेट ऑफ केरल वर्सेस मथई वर्गीस। स्टेट ऑफ केरल वर्सेस मथई वर्गीस 1986। इस केस में कहा गया है कि काउंटरफिट के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडियन करेंसी का ही काउंटरफिट हो, फॉरेन करेंसी का काउंटरफिट करना इंडिया में भी ऑफेंस माना जाएगा। तो लिखो इस केस में कहा कि इंडिया में फॉरेन का काउंटरफिट करना भी, फॉरेन करेंसी का काउंटरफिट करना भी पनिशेबल माना जाएगा, पनिशेबल माना जाएगा, ठीक है। अब आपके पास एक आता है सवाल ये आता है कि मैडम ये BNS तो 2023 में आई है, ये BNS तो 2023 में आई है, तो ये इतने पुराने केस क्यों? तो इतना तो अंडरस्टूड आप में ही है मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम पढ़ते हैं कानून, हम 1973 की CRPC पढ़ते थे तो क्या हम प्रीवी काउंसिल के केस नहीं लिखते थे? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते तो क्या प्रीवी काउंसिल के केसेस नहीं लिखते हैं ना? तो ये केसेस तो आएंगे ना, कानून कभी बनाओ चीजें तो, या आर्टिकल 141 तो यूज होगा ही भाई, सुप्रीम कोर्ट के बनाए पुराने जजमेंट तो अप्लाई होंगे ना। इसीलिए हम BNS, BSA और BNSS जो कि हमारे फाउंडेशन बैच चलते हैं उसमें सारे केसेस लिखाते हैं जो किसी भी प्रोविजन से रिलेटेड हो, क्योंकि वही केस फ्यूचर में पूछे जाएंगे। ऐसा थोड़ी कहाँ लिखा है कि 2023 के बाद की जो फाइंडिंग्स होंगी बस वही लिखी जाएंगी, नो नो नो। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग में हमें प्रीवी काउंसिल के केसेस नहीं देखते, क्या लिखते हैं हम कि नहीं लिखते हैं?
बहुत सारे ऐसे कानून है, आप पढ़ो अपना 1963 का, आप पढ़ो लिमिटेशन एक्ट, और आप केस लिख रहे हो उस 63 से पहले के केस लिख रहे हो। टीपी एक्ट को देखो 1882 है, पता नहीं कितने सालों पुराने केसेस हम लिख रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइंडिंग्स होनी और फाइंडिंग कोर्ट में काम आएगी। इसलिए हमारे फाउंडेशन बैच चल रहे हैं। फाउंडेशन बैच अभी तो जैसे अभी आपको पढ़ा है, फाउंडेशन बैच में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे होता है, जैसे अभी तक मैंने पढ़ा, जैसे मैंने काउंटरफिट आपको जैसे समझाया यूट्यूब पे पूरा नहीं पढ़ाती, अधिक जानकारी के लिए क्लास आना है। अभी क्लास में हम पढ़ रहे होते तो हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे काउंटरफिट होता है, पहले हिंदी वालों के लिए भी पढ़ती, दोनों मीडियम चलता है, इंग्लिश पढ़ाती है वैसे, पहले कंटेंट समझाती हूँ और देन रीडिंग भी कराती हूँ। उसका रीजन ये कि घर पे बैठ कर आप रीडिंग नहीं करते, लेकिन क्लास में जब रीडिंग कराते हो तो आपकी अंडरलाइन होती है, और जब आप अपना बैरिक का अंडरलाइन कर लेते हो तो वो आपके लिए यूज टू हो जाता है, अच्छा लगता है। तो जस्ट लाइक काउंटरफिट से ऐसा कोई पर्सन अंडरलाइन करेंगे, एक चीज को दूसरी चीज की श्रद्धा से, इंटेंशन से बनाना, अंडरलाइन कीजिए इंटेंशन को, इंटेंशन से करता है कि वो सदस्य से प्रवंचना करे, या ये संभावित जानते हुए करते कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी, कूटखंड करता है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट बनते हैं, पहला थिंग्स, दूसरा बनता है इंटेंशन, और तीसरा बनता है डिसीव करना। तो ऐसे 3 की पॉइंट हम अलग निकाल लेते हैं जो फाउंडेशन बैच में हम पढ़ाते हैं। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हुज causes on a things to resemble another thing. The first is a resemble another thing. Second one intending by means of the resemble to practice deception. तो second आएगा intention, और तीसरा आएगा क्या करने के लिए, deceive करने के लिए deception, और knowing to likelihood that deceptions will thereby by prescribed. Explanation 1 कहता है it is not essential to counterfeiting that the intention should be exact. कूटखंड के लिए आवश्यक नहीं है कि उसका नकल ठीक वैसी हो, उसके जैसी होगी तो भी चलेगी। Now explanation number 2. जबकि कोई पर्सन एक थिंग्स को दूसरी थिंग्स के सदस्य कर दे, और सदस्य ऐसा है कि तद्वारा किसी चीज की प्रवंचना करता है जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दे जाए, ये उपधारणा की जाएगी। इट्स मीन सेल्फ प्रिजम्पशन, कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदस्य बनाता है, या इसका आशय इस सदस्य प्रवचना करने या था, वही संभावित जानता है कि तद्वारा प्रवचना की जाएगी। इसे सेल्फ प्रिजम्पशन है। फिर हम लिखवाते, लिखो ये रिबटेबल होती है। फिर हम लिखवाते सेल्फ प्रिजम्पशन, हम कहाँ पढ़ते वो लिखाते। फिर सेल्फ प्रिजम्पशन का मतलब क्या है कि सेल्फ प्रिजम्पशन में कोर्ट किसी चीज को मान के चलता है अनटिल और अनलेस, जब तक उसको डिस्प्रूव ना की जाए। इंग्लिश वाला, when a person cause one thing or resemble another thing and the resemblance is such that a person might to deceive thereby, it shall be presumed until the contrary is the proof that the person so causing the one thing or resemble to another thing, intending by means of the resemble to practice deception or new to likely to deceptions with thereby be practiced. जनरली अभी तो मैंने पढ़ा के दिखाया क्योंकि यूट्यूब के लिए भी बना रही हूँ मैं, लेकिन क्लास में जैसे बच्चे होते हैं उनसे रीड करवाते हैं, रीजन ताकि बच्चा नींद ना ले। तो फाउंडेशन बैच हम लोगों के लिए चल रहा है और डिटेल स्टडी करवाते हैं, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू, जो भी हम एक्ट पढ़ाएंगे तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस प्रैक्टिकली कोर्ट में क्या काम आता है वो करवाते हैं। साथ ही डेली रिविजन कराते हैं, चैप्टर्स के बारे में बार बार हमसे पूछते रहते हैं, सेक्शन पूछ देते हैं, बीच बीच में सेक्शन पूछते हैं। कई बार तो हम ऐसे भी करते हैं, चलो बेटा बताओ BNSS में सेक्शन 5 क्या है, BNS का सेक्शन 5 क्या है, BSA का सेक्शन 5 क्या है। तो सेम सब्जेक्ट के भी 5, 5, 5, 5, 15, 25 पूछते हैं वैसे। तो हम लोग स्टूडेंट कम रखते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं और रिजल्ट देते हैं। इस बार भी हरियाणा में हमारे पास रिजल्ट है। बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते, मेरे पास स्टूडेंट कम होता है, और जितने स्टूडेंट होंगे उतना रिजल्ट। हाँ, मेरे रिजल्ट का रेशियो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए 40 है तो 40 में से हम आपको 22 का रिजल्ट दे देते हैं। अब जब नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिसके पास 40,000 है और वो अगर 230 का रिजल्ट दे तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जब बच्चे आपके पास 40 और 22 का रिजल्ट दे रहे तो बड़ी बात है। तो इस बार हमारे यहाँ पे आरजेएस मेन के अंदर 94 बच्चों ने आरजेएस मेन लिखा हमारे यहाँ, जिसमें से 56 बच्चों ने जो है इंटरव्यू कॉल आया। तो हमारे लिए हम खुश है कि चलो हमारा 50% रिजल्ट रहा, हम इसमें भी राजी है। एटलीस्ट 50% तो रहा, बाकी लोगों के पास वो भी नहीं होता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हम कम रखते हैं, मेहनत हम ज़्यादा करते हैं क्योंकि होल एंड सोल सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही पढ़ाती हूँ, मैं ही टेस्ट लेती हूँ, ठीक है। सारे टेस्ट पेपर ही मेरे थ्रू ही बनवाए जाते हैं, ना कि कोई वर्कर्स को है टाइप वो करते हैं, क्वेश्चन सारे मेरे को देने होते हैं। तो इसलिए वन एंड हैंडल मैं अकेली करती हूँ सारा काम। तो हर एक बच्चे का नाम पता होता है क्योंकि बच्चे मैं कम रखूंगी तो मुझे नाम पता है वो पढ़ रहा है नहीं, उसको डांटना है, वो कब पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, वो सब हमारे यहाँ चलता है। तो मतलब एक तरह से देखिए पर्सनल, तो आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, दोनों ही वे में आपको ध्यान दिया जाता है, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नए बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट ले सकते हैं, पर्टिकुलर स्टेट ले सकते हैं, पर्टिकुलर स्टेट की पर्टिकुलर फीस लगेगी, पूरे इंडिया की एक साथ आप लेते हो तो उसकी अलग फीस लगती है। आप चाहे तो जैसे मान लीजिए राजस्थान ले लिया, MP के सिर्फ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लिए, वो भी ले सकते हैं, उसकी भी आप अलग से फीस पे कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो 2 का 1 कहता है मैं हूँ आपका एक्ट, तो 2 का 2 एनिमल करता है, 2 का 3 वो किसके साथ करता है, चाइल्ड के साथ करता है, और 2 का 4 क्या करता है, काउंटरफिट करता है। जैसे आपके साथ काउंटरफिट आप भागे भागे कहाँ जाओ, कोर्ट के पास जाओगे। तो आइए कोर्ट के पास चलते हैं। तो आपके पास आता है 2 का 5 कोर्ट। क्या कहता है हमारे पास, इंग्लिश में कोर्ट और हिंदी में न्यायालय। पहले कोर्ट को इंग्लिश में कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते थे, अब कोर्ट आ गया सिंपल। कोर्ट की डेफिनेशन और भी जगह पे हमें पढ़ने को मिलती है, हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं, हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी पढ़ते हैं। जब आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे, सबसेक्शन 2(1) का 1 पढ़ेंगे तो वहाँ ए पढ़ेंगे, वहाँ कहा दिया हुआ है तो इसके साथ ऑब्लिक करके लिखो
BSA सबसेक्शन 1 का A, और वहां पे आपके पास क्या आता है, कोर्ट, क्योंकि वहां पे ABCD है तो कोर्ट। अब यहाँ पर भी कोर्ट है, वहां पर भी कोर्ट है, दोनों में डिफरेंस है। तो कानून कई बार अपने खुद के लिए जो है डेफिनेशन देता है वो भी चल सकती है। तो यहाँ कोर्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जज साहब बैठते हैं वहीं कोर्ट स्टार्ट हो जाता है। आप कहते हैं ना जहाँ मैं खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, ये भी ये कहते हैं कि जहाँ जज साहब जो है कार्य करते हैं वो अकेले भी हो सकते हैं या वो बेंचेस में भी हो सकते हैं। कहते हैं डिवीजन, DB है, लार्ज बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। ये क्या होती है, DB क्या होती है जिसमें 2 जज बैठते हैं, तो लार्ज बेंच क्या होती है जिसमें 3 बैठते हैं, फिर 5 बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, 5 और मोर देन 5 होते हैं। तो ये ड्यूरिंग क्लास हम लोग बात चर्चा करते हैं। सिंगल बैठता तो सिंगल बेंच, तो SB, DB, LB है ना, फिर आता आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच CB, इन सब के बारे में प्रैक्टिकली चर्चा भी करते रहते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट का क्या मतलब है, कोर्ट का मतलब है जहाँ पे न्यायाधीश काम करते हैं वो अकेले भी हो सकते हैं या मोर देन 1 जजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कोई जजेस का कोई बॉडी भी हो सकती है। जैसे कि आप देखेंगे कि जब आपने देखा होगा केशवानंद भारती का केस था या गोलकनाथ का था, तो गोलकनाथ के केस में 11 जजेस बैठे थे, केशवानंद भारती में 13 जजेस बैठे थे। तो ये क्या होते हैं, बॉडी ऑफ जजेस होते हैं। देखो इसका एक वर्ड लिखा हुआ आपके, देखो लास्ट में देखो इसमें, When such judge or body of judges is acting judicially, क्या कहता है हिंदी वाला आप देखेंगे, एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए वो भी जज है और अकेला सिंगल बैठता वो भी जज है। क्योंकि जब मोर देन 1 जज बैठते हैं तो वहाँ पे मेन जस्टिस एक ही बोलते हैं, जैसे जस्टिस सुब्बाराव, जस्टिस सीकरी, जब भी हम गोलकनाथ का केस पढ़ते हैं, जब भी हम केशवानंद का जी का केस पढ़ते हैं तो वहाँ पे अपन एक जज, लेकिन वो क्या होता है, बॉडी ऑफ जजेस है, वो भी सारा का सारा कोर्ट ही माना जाता है। तो यहाँ पे कोर्ट की डेफिनेशन आती है। फिर कोर्ट ने क्या दे दिया आपको, डेथ सेंटेंस दे दिया। कोर्ट जब आपको डेथ सेंटेंस देता है तो क्या होगा, तो अपन जाते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो इसको मैंने कैसे याद किया कि 2:1 में एक्ट आता है, 2:2 में एनिमल करता है, 2:3 में बच्चे के साथ करता है, 2:4 में वो काउंटरफिट करता है, 2:5 में कोर्ट जाता है, कोर्ट 2:6 के अंदर में डेथ दे देता है। तो यहाँ डेथ का मतलब ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बीइंग की डेथ है, ना कि एनिमल्स की। तो 2:6 डेथ, क्योंकि देखो इसको याद करने के लिए कहानी बनानी पड़ेगी, तो कहानी से हो जाएगा अंदर लग चीजें, लेकिन पहले नंबरिंग भी तो याद होनी चाहिए। तो आता है डेथ, डेथ से यहाँ पे मानव की मृत्यु से अभिप्रेत है, ना कि किसी और से। डेथ कैसे हुई आपके साथ, डिसऑनेस्टी से, लोग बेईमानी करके आपको बुलाते हैं आपको मारने के लिए। तो यहाँ बेईमानी, एक को लाभ दूसरे को हानि, इसे ही कहते हैं बेईमानी। और इजी, किसी को लाभ किसी को हानि, इसे ही कहते हैं बेईमानी। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ बेईमानी करने वालों को बेनिफिट हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि एक बड़ा आदमी है, लाइक ना एक बंदा है एंड ना फोर्स क्या बोलते हैं, जिसके पास बहुत बड़ी शक्तियां हैं, बट पावर है, पावर में बैठा है, वो क्या करता है, इसको एक झूठी सरकारी नौकरी दिलाता है। खुद को कुछ मिला नहीं मिला, इसको सरकारी झूठी नौकरी दी, तो किसको नुकसान हुआ, जिस बच्चे की पोस्ट उसने खाई उसको नुकसान हुआ, इसको फायदा हुआ। तो बेईमानी में जो नहीं है कि जो बेईमानी कर रहा उसको बेनिफिट हो, बेईमानी से एक को लाभ दूसरे को हानि हो सकती है। तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं एक को लाभ दूसरे को हानि, इससे कहते हैं बेईमानी, या किसी को लाभ किसी को हानि, इससे कहते हैं बेईमानी। और यहाँ बेईमानी में 2 वर्ड यूज होते हैं, एक होता है आपका पास रॉन्गफुल लॉस, एक होता है रॉन्गफुल गेन। देखिए बेईमानी से इंटेंशन, सबसे पहला इंटेंशन है, इंटेंशन से कार्य करना भी पड़ता है, जो व्यक्ति को या तो wrongful loss करता है या wrongful gain करता है। क्या कहता है, dishonestly means doing anything with the intention of causing wrongfully gain to one person and wrongfully loss to another person। तो wrongful gain और wrongful loss हम कहाँ पढ़ेंगे, तो देखो आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे सेक्शन नंबर आपके 2 के 36, 37 और 38 में। तो एक काम करते हैं अपन, और 2 का 7 आपका कहता है बेईमानी से आपके साथ हुआ, डिसऑनेस्टी से, और इसका कहाँ पढ़ेंगे 2 का आपके पास लिख दीजिए इसके अंदर 36, 37 एंड 38, उनको डिटेल बताया गया वहां पर। तो डिसऑनेस्टी कैसे हुई, रॉन्गफुली गेन और रॉन्गफुली लॉस करके हुई। अब आता है इस डिसऑनेस्टी के ऊपर हम लिखेंगे एक केस का नाम। आइए केस लिखते हैं डिसऑनेस्टी पे। किसी को लाभ किसी को हानि, इसे कहते हैं बेईमानी। तो चलिए इस बेईमानी पे अपन लिखते हैं एक केस। बेईमानी पे कोई केस नहीं है, उस पे केस है। हाँ जी, जगदीश प्रसाद वर्सेस स्टेट। देखिए केस का नाम जगदीश प्रसाद वर्सेस स्टेट 1981। जगदीश प्रसाद वर्सेस स्टेट 1981। इस केस में कहता है कि किसी रेसिप्ट पर आप बैक डेट डाल देते हो, ठीक है,
किसी भी चीज़ पे बैकडेट पे कोई काम करके दे दे तो ये क्या है, डिसऑनेस्टी है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप 5 दिन पहले से ऑफिस नहीं आ रहे हो और आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो ये प्रूफ कर देते कि आप 5 दिन पहले ऑफिस, आप 5 दिन से ऑफिस आ रहे हो जबकि आप आए ही नहीं थे, ताकि आपके घर वालों को बेनिफिट मिल जाए। ये क्या है, ये आपका, क्योंकि बेनिफिट तो हो रहा है आपकी फैमिली को, तो ये क्या डिसऑनेस्टी है। तो इस केस में क्या हुआ था कि उसकी जो बैक डेट के अंदर उसकी रसीद बना के दे दी थी, हालांकि उस बैक डेट की रसीद से किसी को कोई फायदा है, लाभ नहीं हुआ, इसलिए इसको डिसऑनेस्टी नहीं माना गया। लेकिन अगर किसी को बेनिफिट देने के लिए बैक डेट में आप कुछ बना के देते हो तो दैट इज कॉल्ड डिसऑनेस्टी। तो 2 के 1 में क्या हुआ, एक्ट। 2 के अंदर अपन ने क्या किया, एनिमल ने किया। 2-3 के अंदर चाइल्ड को लेकर आए। 2-4 के अंदर उसने काउंटरफिट किया। 2-5 पे अपन कोर्ट गए। 2-6 के अंदर कोर्ट ने आपको डेथ दिया और 2-7 में ये डिसऑनेस्टी से दिया। तो 2-8 कहता है, 2-8 आता है आपके पास और वो कहता है अब आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट तैयार किया। डेथ हो गई, डिसऑनेस्टी, डेथ से डिसऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी से आपने नए डॉक्यूमेंट बना लिए। आपने क्या किया, अपना मृत्यु प्रमाण पत्र बना लिया झूठा। अभी मैंने देखा हाल ही में किसी को बेनिफिट लिया था उसने कि ना, उसने डेथ सर्टिफिकेट बना के और उसके इंश्योरेंस का पैसा उठा लिया। ऐसा बहुत बार होता है, डिसऑनेस्टी से डॉक्यूमेंट बनाए जा सकते हैं। तो ये आता है आपके पास डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की ऐसी डेफिनेशन और कहाँ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं BSA सेक्शन नंबर 2 का 1 का D। अब मुझे कैसे याद आ गया, D फॉर डॉक्यूमेंट, इसलिए याद आ गया। जैसे H फॉर क्या थी, शेल प्रिज्म ने, L फॉर सेल, वो वैसे याद थी। ये D फॉर डॉक्यूमेंट दिया हुआ है आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। आप जब इस डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देखोगे और एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आप डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देखोगे, दोनों सेम टू सेम। अंतर दोनों में इतना सा, एक में रिकॉर्ड वर्ड यूज किया गया है तो एक के अंदर आपके क्या वर्ड यूज किया गया है, एविडेंस के लिए। तो यहाँ पे एविडेंस वर्ड यूज किया गया, आप देखेंगे कि एविडेंस के पर्पस के लिए, वहाँ पे रिकॉर्ड के पर्पस के लिए। यहाँ पे 2 एक्सप्लेनेशन दिए गए। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है मीन्स सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है कमर्शियल या अन्य कस्टमरी पर्पस के लिए अगर कोई भी डॉक्यूमेंट यूज करते हैं। जैसे ये एक मार्क बनाती हूँ मैं आपके, तो अपन देखते हैं ना कि मार्क देखकर ही आप खरीदे, ये जो मार्क होता है ये भी एक डॉक्यूमेंट है। मतलब किसी तरह का निशान होता है, वो भी एक तरह का अपन जैसे देखते पहचान लेते ना कि ग्रीन हो और रेड हो, तो एक होता है आपका पास नॉन वेजिटेरियन, एक होता है वेजिटेरियन, ऐसे अपन देख के ये भी क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसी तरह से हम लोगों की क्लासेस चलती हैं। तो अधिक जानकारी का क्लास पधारे। तो आइए एक बार से जस्ट आपको एक रिवाइज करा देते हैं इनको याद करने का तरीका। तो 2 के 1 के अंदर एक्ट होता है, एक्ट हमारा एनिमल करता है, एनिमल चाइल्ड के साथ करता है, चाइल्ड काउंटरफिट करता है, काउंटरफिट के लिए कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में डेथ होती है, डेथ डिसऑनेस्टी होती है, फिर डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार फ्रॉडुलेंटली बनाते हैं और ये डॉक्यूमेंट जेंडर बनाता है, जेंडर ने गुड फेथ में काम किया, गुड फेथ में करते गवर्नमेंट आपकी मदद करता है और आपको हार्बरिंग करता है 13 में। क्यों करता है, क्योंकि 14 आपके साथ इंजरी आपके साथ इलीगल हुई, इलीगल होने पर जज साहब के पास गए, जज साहब ने आपको जीवन दिया। जीवन दिया किसने का, लोकल लॉ ने का, लोकल लॉ ने का जाओ पुरुष को बुला के लाओ, पुरुष आया था आपके मंथ और ईयर में और उसने मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी और मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हुए उसने प्रॉमिस किया और ऑथ ली कि वो कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। उसके बाद भी वो ओमिशन करता, ओमिशन कौन करता, पर्सन करता, पर्सन से पब्लिक बनती, पब्लिक की मदद पब्लिक सर्वेंट करती है और पब्लिक सर्वेंट जो है रीजन टू बिलीव होती है और रीजन टू बिलीव होती है स्पेशल होने का, तुम इस पर बिलीव करो। जैसे तुमने उस पर रीजन टू बिलीव किया तो उसने वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनाई और वैल्यूएबल सिक्योरिटी बना के उसने विल बना दी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनाई, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को लेके वो अपने वैशल के साथ गया, वैशल में वो गया अपने वॉलंटरीली गया और वॉलंटरी जाके उसने विल बनाई और विल एक फीमेल ने बनाई। आजकल की महिलाएं खतरनाक, तो महिला ने क्या किया, रॉन्गफुल लॉस किया, रॉन्गफुल गेन किया, रॉन्गफुल लॉस किया, फिर उसने डिफाइन किया कि व्हाट इज द रॉन्गफुल लॉस एंड रॉन्गफुल गेन और ये सब कहाँ किया, वर्ड एंड एक्सप्रेशन में। ऐसे 3 से 4 बार आप रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आइए अधिक जानकारी के लिए क्लास पधारे। हमारे फाउंडेशन बैच चल रहे हैं, नए बैचेस हमारे 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं, रिकॉर्डिंग मिलती है क्लास की, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता कि 5 डेज बाद भी ज्वाइन करते हैं आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। क्लास की जानकारी के लिए, स्टेट वाइज फीस की जानकारी के लिए, ऑल ओवर इंडिया की फीस की जानकारी के लिए, सिंगल सब्जेक्ट की फीस की जानकारी के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। और डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है। डेमो क्लासेस विद रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ होती है, रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है क्योंकि ऑर्डिनरी तो हम लोग आपको सारा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज में आप देख सकते हैं, लेकिन क्लास में आप 3 डेज अगर बैठता है तो रजिस्ट्रेशन फीस के साथ ही बैठ सकते हैं। वो रिफंडेबल नहीं होती, हाँ वो एडजस्टेबल कर लेते हैं बट रिफंडेबल नहीं होती है। तो आप जब भी मुझे मैसेज करेंगे क्लास के लिए तो आपको एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो में क्लास के पढ़ाने का सारा वे बता रखा है, रजिस्ट्रेशन फीस कैसे सबमिट करनी है, फॉर्म कैसे भरना है वो भी सब बता रखा है और 3 डेज का डेमो आप कैसे ले सकते हैं, जूम की आईडी पासवर्ड आपको कैसे मिलेगी, सारी डिटेल्स में बता रखी है। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ BNS के।